हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सियासी खबर के साथ, जिसमें कांग्रेस में एक बार फिर से दो बड़े नेता आमने सामने हैं। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। अपनी पार्टी के बड़े नेता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा पर उन्होंने निशाना साधा। कुलदीप शर्मा को कांग्रेस का समर्पित नेता नहीं कहा कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस के साथ पूरी तरह समर्पित हमेशा नहीं रहे हैं और समय समय पर इधर उधर आते जाते रहे हैं। कुलदीप शर्मा पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में शिकायत करें। जो व्यक्ति खुद कांग्रेस के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं रहा, उसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संबंध में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहले अपनी राजनीतिक स्थिति पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन सिंह को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर बकायदा कुलदीप शर्मा ने आलाकमान को पत्र लिखकर एक्शन की डिमांड की थी। उसी पर जेपी ने पलटवार किया है। पहली बात तो यह है कि कुलदीप शर्मा ने चिट्ठी लिखी और ये कहते हैं मैं वरिष्ठ कांग्रेसी। काहे का वरिष्ठ कांग्रेसी है? मैं उस कांग्रेसी को कांग्रेसी नहीं मानता जिन्होंने 2004 में टिकट नहीं मिली, कटी नहीं थी, मिली नहीं थी। तो ये लोग भी एक तो सब सीनियर कांग्रेसी। अरे भाई, जो डेली पैसेंजर हो, कभी रेल में चढ़ कर कभी उतर जाए, तो वो कभी पार्टी का भला नहीं कर सकते। उसका मैंने बता दिया, उसका कहने से क्या बनता है? तो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, तो कांग्रेस के साथ तो जबरदस्ती जाफी भर रहा है। उसका कांग्रेस से क्या लेना देना? अगर और आगे का हिसाब जाओ तो 2011 के इसके बेटे की रिसेप्शन कहाँ हुई है? उसी सज्जन कुमार की कोठी पे हुई है। दंगे तो 84 में हुई है, 2011 में उनकी कोठी पे रिसेप्शन इसी ने की। पहली बात। तो कुलदीप शर्मा के लेटर पर यह पलटवार हो रहा था। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश की तरफ से कहा कि वो समर्पित कांग्रेसी नहीं है, अपने आप को वरिष्ठ लिखते हैं, लेकिन आते जाते रहे पार्टियों में। उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि उनके अपने बेटे की रिसेप्शन पार्टी सज्जन कुमार की कोठी पर हुई थी और तब तक सिख दंगे हो चुके थे। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के साथ हमेशा से समर्पित नहीं रहे, समय समय पर इधर उधर आते जाते रहे। कुलदीप शर्मा की कांग्रेसी होने की जो बात है, वरिष्ठतम होने की जो बात है, उस पर भी सवाल उठाते जयप्रकाश नजर आए। उकलाना पहुंचे थे। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश कुलदीप शर्मा को कहा कि अपने गिरेबान में पहले झांके, उसके बाद कांग्रेस पर या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कोई शिकायत करें। सीडब्ल्यूसी से भी हटाने की डिमांड रखी थी, अपने पत्र में एक्शन की मांग की थी आलाकमान से कि ये बयान ठीक नहीं है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सेल्वा जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सेल्वा साहब, सबसे पहले आपका लिविंग इंडिया न्यूज में। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सुदेश जी। ये जो चल रहा है कांग्रेस के भीतर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान के बाद विपक्षी तो घेर ही रहे हैं, आपके जो सियासी विरोधी हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी रार है। कुलदीप शर्मा के लेटर पर जयप्रकाश कह रहे हैं कि वो समर्पित कांग्रेसी ही नहीं है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? बिल्कुल रखते हैं मैडम। देखिए, सांसद जयप्रकाश जी बहुत सीनियर सांसद है हमारे, और जिस प्रकार की राजनीतिक जानकारी उनको पता है किन लोगों ने कब कब पार्टी के लिए काम किया, कब पार्टी के खिलाफ काम किया, किन नेताओं ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के जो है फोटोज को बाहर फेंकने का काम किया था। वो सारी बातें कल जयप्रकाश जी ने बताई, और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने कोई गलत शब्द नहीं कहे। अगर किसी की श्रद्धांजलि सभा में कोई शब्द बोला, उन्होंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया। अगर कोई किसी के मुख से कोई गलत शब्द निकल जाता है या कोई जनता को चुभने वाली बात होती है, अगर उस पर खेद प्रकट किया जाता है तो वो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है। वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया था, उसके बाद कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि इसके बारे में कुछ कहा जाए। और कुलदीप शर्मा जी ने जो कुछ भी दीपेंद्र जी के लिए कहा है वो असंवैधानिक है। और कुलदीप शर्मा जी स्वयं बार बार पार्टी के नेताओं के खिलाफ पार्टी के प्लेटफार्म पे
जो है अनुशासनहीनता करते हैं, तो नोटिस तो उनको भी हमारी अनुशासन समिति ने दिया है, उस पर भी गौर करना चाहिए पार्टी की अनुशासन समिति में कि भाई पार्टी के नेताओं के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में बार बार गलत बयानबाजी कुलदीप शर्मा जी करते हैं, तो उनके ऊपर भी पार्टी एक्शन ले। लेकिन वो एक धड़ा जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो कहता है कि ये यहाँ पर जो है बी टीम है बीजेपी की, और खासकर दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, वो उन पर निशाना साधते हैं। और अब इस बयान के बाद लगातार हम ये चीजें देख रहे हैं, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि अब तो पंजाब में भी कांग्रेस के अपने नेता इस बयान का विरोध कर रहे थे। राजा वड़िंग हो या फिर चरणजीत सिंह चन्नी हो, उन्होंने इस बयान को गलत ठहराया। देखिए, कई बार आवेश में कोई शब्द निकल जाता गलत, और उसकी उन्होंने खेद प्रकट कर दिया, तो मैं समझता हूँ उस चैप्टर को ही क्लोज कर देना चाहिए, और उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है जी। तो जो बी टीम बताने वाले लोग हैं वो स्वयं बीजेपी के लिए कार्य करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हमेशा जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित सिपाही है। अगर वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर क्या उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ करता है, तो खिलाफत करता है, तो उसका बिल्कुल अनुशासन समिति को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। असम से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गोगी साहब आपका। धन्यवाद बेटा। कुलदीप शर्मा ने एक लेटर लिखा आलाकमान को दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब जयप्रकाश कह रहे हैं कि पहले उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत उनको देखनी चाहिए, वो समय समय पर पार्टियों में आते जाते रहे हैं, और उनके अपने बेटे की जो रिसेप्शन पार्टी थी वो सज्जन कुमार की कोठी पर हुई थी, तो फिर वो किस हक से ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं? ये कांग्रेस के विरोधी खेमे बता रहे हैं जयप्रकाश जी। कांग्रेस का विरोधी खेमा। अब ऐसे देखो, ये जो झगड़ा है, ये सज्जन कुमार की मौत को लेके इस तरह के, ये तो राजनीतिक झगड़ा है। जयप्रकाश जी क्या कह रहे हैं? जयप्रकाश कितनी पार्टियों में गए, कुलदीप कितनी, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हो ना, मेरे को क्यों पूछते हो? लेकिन कांग्रेस के अंदर जो ये बार बार बयानबाजी होती है, इसलिए हम पूछते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस क्यों है? जो कुछ दीपेंद्र हुड्डा ने बोला है, उन्होंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया है जी। इसका मतलब कुछ तो गलत था ना। लेकिन वो दूसरे तरफ के नेता तो कह रहे हैं कि खेद प्रकट कर दिया, चैप्टर क्लोज है, इस पर कुछ बात होनी ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इसका जो भी फैसला लेना है हाई कमांड को लेना चाहिए। इसको पब्लिकली, मतलब आम, मतलब जनता में, प्रेस में शोर मचाने से कांग्रेस का फायदा होगा या नुकसान होगा? वो तो आपके नेता ज्यादा अच्छे जानते हैं, और क्यों ये शोर मचाया जा रहा है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। जयप्रकाश जो खुद कई पार्टियों से होकर आए हैं, और एक दफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर बगावत करके चले गए थे, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा उन्होंने, आज वो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है ना पार्टी के भीतर। मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हाईकमांड को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए ना, देख कौन गलत है कौन ठीक है। अगर सारे नेता ही आपस में फैसला करेंगे कि मैं ही ठीक हूँ, तो फिर तो झगड़ा चलता ही रहेगा, और वो चल ही रहा है। आलाकमान ने फैसला लिया नहीं और झगड़ा चल रहा है। मेरे को भी ऐतराज है भाई, दीपेंद्र हुड्डा ने जो कहा उसको इस तरीके से मैं मंडन नहीं करना चाहिए। संवेदना प्रकट करना सबका अधिकार है जी। और होनी भी चाहिए, और उनकी नेचुरल डेथ हुई है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने दूसरा सेंटीमेंट देखा ही नहीं, और आपने कह दिया कि पूरे देश के अंदर वो एक वो थे, पूरे नॉर्थ इंडिया वाले उनको फॉलो करते जैसे। और पंजाब में कांग्रेस के बड़े चेहरों ने बहुत खुलकर इसका विरोध किया, और यहाँ पर उस बयान पर लिपापोती हो रही है हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही। कहाँ हो रही है? आप मेरी फेसबुक देखो, हमने क्लियर कहा है, कोई गलत किया, निंदा करते हैं हम इसकी।
लेकिन फिर आप कहेंगे वही बात है, कुछ नेता ही है कांग्रेस में, फिर उनको कह देते हैं कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के एंटी हैं ये नेता, इसलिए बोलते हैं। भाई ऐसे है ना, जो मतलब उनके बचाव में है। अब तो उन्होंने कल 5-4 मतलब सिख परिवार के बच्चों को बुला के भी बयान दिलवाया। ये करने की क्या जरूरत है? जब आपने खेद प्रकट कर दिया, आपने गलती मान ली, बात खत्म। फिर गलती ना मानते और दूसरी तरफ जेपी से और दूसरे लोगों से बयान दिलवाने की क्या जरूरत है? अगर जितना भी आप इसको आगे बढ़ाओगे उतना नुकसान तो दीपेंद्र हुड्डा का ही है ना, गलती तो उसी ने की है। नहीं, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा का नुकसान है या पंजाब में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान है? पंजाब में चुनाव है, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। हमें हरियाणा देखना पहले, और पंजाब की चिंता होगी पंजाब वालों को या हाई कमांड को, राहुल गांधी जी देखेंगे। और ये सच बात है कि कुछ लोगों को बुलाकर ऐसे बयान दिलवाए गए सिख समाज से? बिल्कुल, मेरे को किसी ने कहा है, ये पेवा से लेके गए थे उनको। अच्छा। उन्होंने पोस्ट बदली अपनी। तो मतलब ये दुखद बात है ना, मैनिपुलेशन की क्या जरूरत है? जो सच्चाई है वो तो ये है कि सज्जन कुमार जी ने अच्छे कर्म भी करे होंगे कभी, लेकिन जो ये कर्म है वो कर्म भी तो उसी ने किया है। बिल्कुल। और किसी घर से एक आदमी अगर चला जाए तब भी बहुत बड़ी बात है, और वहां तो कत्लेआम हुआ था। मैं कहता हूँ हमें इस बात की खुशी नहीं है कि उसकी डेथ हुई है, वो नेचुरल डेथ हुई है, और वो जो किया था उस कर्म की वजह से जेल में थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महान हो गया जी। अगर वो जेल में था तो अपने कर्म की वजह से था ना, हमारी वजह से थोड़ी था। मैं भी उसको जानता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा से ज्यादा जानता हूँ। मैं तो उसको जब से ही जानता हूँ, जब यूथ कांग्रेस से। आपको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग कहेंगे इसको, या फिर जानबूझकर ही किया गया? नहीं, ये प्यार में या इमोशनली या ज्यादा अपने आप को नजदीकी दिखाने के लिए वो ज्यादा बोल गया। अगर वो ये कहता भी हमें दुख है उसके परिवार के साथ, रणदीप सुरजेवाला ने भी डाला है ना। जी जी, हर कांग्रेसी ने दुख जताया है, ठीक बात है आपकी। मैं कहता हूँ दुख जताना कोई बुरी बात नहीं है। आप दुख जता सकते हो, महिमा मंडन तो नहीं कर सकते ना उसका। जी, वो नॉर्थ इंडिया का लीडर थोड़ी था जिस तरीके से वो बता रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात इस बात का है कि जी जी, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, समझदार होते हुए भी सोच समझ के बोलना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से सिख समुदाय 84 को बोला था। आरएसएस और बीजेपी का उसमें सबसे बड़ा रोल था, लेकिन मीडिया में कभी उसको उजागर नहीं किया गया। ये दंगे करवाने में आरएसएस कोई पीछे थी, लेकिन बीजेपी उसका फायदा उठा रही है दीपेंद्र की वजह से। ऐसे ऐसे लोगों से वो बयान दिलवा रही है। कल वो जो सिमरन मंड था अम्बाड़ा में, जी जी, तब तो बीजेपी वाला एक नहीं बोला, तब सिखों की हमदर्दी कहाँ गई थी? पर ये मुद्दे कांग्रेस उठाती नहीं ना, कांग्रेस तो अपने आप ही आपस की लड़ाई में उलझी हुई है। उठाती है। हमने तो सिमरन के खिलाफ भी बोला। हम कोई नकली काम नहीं करते, हम जो काम करते हैं सही करते हैं, सही कांग्रेसी हैं हम। कांग्रेस में इसलिए नहीं है भाई जयप्रकाश असली के नकली हैं। आप जयप्रकाश से ही पूछ लेना, वो खुद ही कहता है भाई मेरे को टिकट मिले तो कांग्रेसी हूँ, नहीं तो नहीं। अब तो काफी दिन से ऐसी बातें नहीं की। अब काफी दिन से, क्योंकि एमपी है लड़का, एमएलए, अब क्यों कहेगा? अब तो उसका जुगाड़ फिट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोगी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस के भीतर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर जो बवाल मचा है उस पर हर नेता की अपनी अपनी राय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में कितनी कांग्रेस है, और हर धड़े से जो नेता है वो अपने तरीके से किसी भी मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हैं। जबकि कहा जाता है कि कांग्रेस एक है, लेकिन कांग्रेस एक नहीं, कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस शामिल है।
हरियाणा के नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब की रेल कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हब के पहले चरण में 408 एकड़ क्षेत्र तैयार किया गया, जिसमें आधुनिक स्टेशन भवन और 2 किलोमीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म शामिल है। पहली मालगाड़ी राजस्थान के न्यू डाबला स्टेशन से नांगल चौधरी पहुंची। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे माल की ढुलाई आसान और सस्ती होगी, उद्योग और निवेश बढ़ेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन से जुड़ी बड़ी पहल बताया। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। विकसित हरियाणा के मिशन में जुटी सैनी सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी रेल कनेक्टिविटी को रफ्तार। नांगल चौधरी में पहली मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। दक्षिणी हरियाणा में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को रेल कनेक्टिविटी की नई सौगात दी है। सीएम सैनी ने नारनौल के नांगल चौधरी स्थित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की रेल कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सैनी ने हब के रेल नेटवर्क का विधिवत शुभारंभ करते हुए पहली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार का दावा है कि रेल कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद दक्षिणी हरियाणा में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए मौके बनेंगे। सीएम सैनी के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब है। ये इलाका आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। कई प्राइवेट कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये इलाका एक इकोनॉमिक हब के तौर पर विकसित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करेगा। इतना बड़ा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब, इस क्षेत्र को मैंने कहा है ना बोलते हुए, ये क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आर्थिक रूप से आज यहाँ से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स जो यहाँ मौजूद थे, वो इंटरेस्ट यहाँ दिखा रहे हैं। ये क्षेत्र एक आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। गौरतलब है कि इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के पहले चरण में 408 एकड़ क्षेत्र तैयार किया गया है। आधुनिक स्टेशन भवन बनाया गया है। इसके साथ ही माल चढ़ाने और उतारने के लिए 2 किलोमीटर लंबा रेलवे मंच तैयार किया गया है। रेल यार्ड के शुरू होने से अब माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान और कम खर्चीला होगा। जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शुरू होता है और ये बम्बे तक, हमारे जो व्यापारी हैं, हमारा किसान है, हमारे जो उद्योग इंडस्ट्रियल जगत के लोग हैं, एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा। कम समय के अंदर गति से उनका सामान दुनिया के बाजार में पहुंचेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और ये जो नांगल चौधरी एरिया है, जिसका प्रयास अभय सिंह जी ने किया, आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी नींव रखी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को गति से आगे बढ़ाने में कोई भी विषय हो, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से पहली मालगाड़ी रवाना हुई और नांगल चौधरी यार्ड पहुंची। मालगाड़ी के पहुंचने के साथ ही हब के रेल नेटवर्क का जमीन पर काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और विकसित भारत के विजन से जुड़ा है। ये लॉजिस्टिक हब क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। माल की ढुलाई आसान होने पर कारोबार करने वाली कंपनियों को फायदा होगा और इलाके में निवेश बढ़ेगा। सीएम सैनी के मुताबिक हरियाणा में अब कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जो 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे या ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ा ना हो। राज्य के सभी जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। अब रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से माल की आवाजाही को और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा हरियाणा आज एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बचा जो 4 लाइनिंग एक्सप्रेसवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे उनसे ना जुड़ा हो। हर जिला जुड़ा है। आप कल्पना कीजिए, मैं सुबह चंडीगढ़ से चलता हूँ, 10 बजे का समय होता है, 9:50 पे मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि नांगल चौधरी का ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब पूरे इलाके के आर्थिक विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। पहली मालगाड़ी के संचालन के साथ इस दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। सरकार का जोर है कि बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क के जरिए उद्योगों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। इससे नए निवेश को आकर्षित करने, व्यापार को बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी। मेरा आग्रह है सभी से, देखिए विपक्ष के इस झूठे झांसे में नहीं आना चाहिए। देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये सपना था एक जो आज पूरा हुआ है। आज पहली ट्रेन चली है,
और ये आर्थिक राजधानी बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तक ये पूर्ण रूप में नहीं आता, उनकी लिस्ट के अंदर ये पहले स्थान पर है, ये स्थान पहले स्थान, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले और हमारा किसान समृद्ध हो, हमारे इंडस्ट्री आएगा, यहाँ का माल नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले का, रेवाड़ी का, ये दुनिया के बाजार में जाए। ये बहुत बड़ी कल्पना है। मैं धन्यवाद करूंगा, आज पहली ट्रेन चली है, झंडी दिखाई है और आने वाले समय के अंदर ये गति से यहाँ एक बड़ा जो इंटीग्रेटेड हब बना है, ये और गति से आगे काम करेगा। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हरियाणा लगातार काम कर रहा है। नांगल चौधरी का ये लॉजिस्टिक हब भी इसी सोच का हिस्सा है। पहली मालगाड़ी के संचालन के साथ अब इस हब की रेल कनेक्टिविटी जमीन पर उतर चुकी है और आने वाले समय में इसके जरिए दक्षिणी हरियाणा के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।